हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, टेक्स्ट बुक का महा डिस्काउंट वीक चल रहा है, जिसमें आप अभी अगर टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो आपको मिलने वाला है 25% का डिस्काउंट। ये 25% का डिस्काउंट दोस्तों मिलेगा तो आप ये टेक्स्ट बुक पास 375 रुपए में प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां पर जाकर के टेक्स्ट बुक पास लेना होगा और कूपन कोड में सिंपली आपको यूज कर देना है एमजीटी। जैसे ही एमजीटी कूपन कोड डालते हो तैसे ही डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और 375 में आप ये पा सकते हो ईयरली सब्सक्रिप्शन महा डिस्काउंट वीक ऑफर के तहत। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के अभी इस पैक को ले सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया और पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीत चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र में भारत ने दोस्तों सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है और चार्ल्स लेक्लेयर ने बहरीन और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद अब ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया हुआ है। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया है। और द्वारका एक्सप्रेसवे ये राजमार्ग दोस्तों भारत का पहला एलिवेटेड शहरी राजमार्ग बनने जा रहा है। मीनाक्षी लेखी स्वाधीनता संग्राम नाथ सुरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन की हुई हैं और विदेश और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं ये। मेघालय भारतीय राज्य ये बचपन शिक्षा कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है। और वही भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश दोस्तों गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब जीत लिए हैं। बीके सिंघल भारतीय इंटरनेट के जनक जो कि थे, उनका अभी निधन हो गया है। ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया है दोस्तों जॉनी बेयरस्टो ने और मैरीजॉन कैप ने। एक ने दोस्तों पुरुष के लिए, एक ने महिला कैटेगरी के लिए जीता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहां पर आपका होगा करेक्ट। आपको पता होगा आईसीसी के द्वारा दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। यह शुरू किया गया था जनवरी 2021 से। हर एक महीने एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला क्रिकेटर को चुना जाता है और उसको उस महीने का परफॉर्मेंस देखते हुए उस महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। तो ऐसे ही अगर पूछा जाए जनवरी 2021 जब ये शुरुआत हुई तो पहले क्रिकेटर कौन बने थे, तो आप बताएंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भारत के हैं और इनको सबसे पहले मिला है आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ, जनवरी 2021 में मिला था। फिलहाल आपको लास्ट के रिसेंट के 2-3 महीनों के ही याद रख के जाने हैं। आपका जब भी एग्जाम हो आप रिसेंट के पिछले 2-3 महीनों के ही याद करके जाइएगा, बाकी का याद करने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जॉनी बेयरस्टो एंड मैरी जैन कैप क्लेम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून मंथ। ठीक है ना, तो ये दोनों पाए हुए हैं। ये साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेटर हैं मैरी जैन कैप, और जॉनी बेयरस्टो दोस्तों ये इंग्लैंड के बैट्समैन हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे आईसीसी के बारे में बाकी चीजें लिखी हुई हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जनवरी 2022 से, ये 2022 का है। 2022 में जनवरी से लेकर के मई तक का पूरा ये लिस्ट मैं आपको दे दिया हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट के 3 से 4 भी आप अगर याद रखेंगे तब भी इनफ है। तो इस बार अगर बात करें तो 2022 में जनवरी 2022 के लिए कीगन पीटरसन को चुना गया था साउथ अफ्रीका के, और हीथर नाइट को जो कि इंग्लैंड के, इनको चुना गया था। फरवरी में श्रेयस अय्यर को इंडिया के और अमेलिया केर को चुना गया था। मार्च में बाबर आजम और रिचिल हैंस को चुना गया था। अप्रैल में केशव महाराज और एलिसा हेली को, और मई में एंजेलो मैथ्यूज और टुबा हसन को चुना गया था। और अभी जून वाला मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये फिलहाल ये चीजें थी। अच्छा, आईसीसी के बारे में अगर बात करें तो 1909 में स्थापना हुई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और जियोफ एलार्डिस यहाँ के सीईओ हैं। और ग्रेग बार्कले जो हैं, ये कौन है? ये इसके हैं वर्तमान में अध्यक्ष। क्लियर है। आईसीसी के कुछ इवेंट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। अभी दोस्तों आईसीसी का वर्ल्ड कप होने वाला है, 2023 का वर्ल्ड कप। तो ये कहां पर होगा? ये इंडिया में होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। 2022 में भी एक वर्ल्ड कप होगा, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप होगा। लेकिन T20 होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा।
वैसे आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया करंट टाइम का चैंपियन है T20 का, क्योंकि 2021 में जो हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। 2020 में एक हुआ था आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नाम से जो जाना गया, इसको न्यूजीलैंड ने जीता इंडिया को हरा करके। 2019 में हुआ था आईसीसी का वर्ल्ड कप, और जिसको इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं, कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, लेह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, लेह एयरपोर्ट, ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। लेह एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी कार्बन एमिट नहीं होगा। यहां पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेह एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो लेह एयरपोर्ट अब इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनने जा रहा है। यहां पर दोस्तों जियोथर्मल सिस्टम को अपनाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 900 टन कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 1995 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, संजीव कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। अभी यूपी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौता किया था यूपी में 5 और एयरपोर्ट लाने के लिए। क्लियर है? तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक ये कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है, एक भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव के बारे में मैंने आपको बताया था। चाहे कार्बन न्यूट्रल गांव कहो, चाहे कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहो, जम्मू कश्मीर का पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर का पल्लीग्राम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर का ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोस्तों हर घर तिरंगा कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इनका कहना यह है कि आजादी के 75वें वर्ष को हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना एक कैंपेन चलाया जाए, एक कार्यक्रम चलाया जाए जिसके तहत हर घर में तिरंगा फहराया जाए। तो अमित शाह जी ने इसकी घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आजादी का अमृत महोत्सव, गवर्नमेंट टू सून लॉन्च नेशन वाइड हर घर तिरंगा कैंपेन। तो इसके तहत यही होगा बेसिकली कि हम लोग अपनी आजादी के 75वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसको ढंग से किया जाए और हर घर में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाए। ठीक है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में ये पहल की गई है। अच्छा, इसके लिए सरकार जो है ये कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम और खादी पट्ट से बने हुए तिरंगों को खूब अच्छे खासे मात्रा में ऑर्डर भी कर दिया है, जिससे बनने की अनुमति भी दे दी है, जिससे कमी ना होने पाए उस दिन। ठीक है ना? अगला देखते हैं, आगामी राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं इसी साल 2022 में ही होगा, बर्मिंघम में। अब इसमें इस बार आपको पता होगा, बहुत बार से मैं बता रहा हूं कि पहली बार क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, लेकिन कौन सा क्रिकेट शामिल किया गया? महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। ठीक है ना? महिला क्रिकेट को इस बार शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ गेम में। पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट का खेल इसमें शामिल किया जा रहा है, वो भी महिला क्रिकेट अभी शामिल किया गया है, जिससे विमेन क्रिकेट को प्रमोट भी किया जा सके। तो ये T20 फॉर्मेट में होने वाला है। तो इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा, यानी कैप्टन कौन रहेगा? तो कैप्टन रहेंगे दोस्तों हरमनप्रीत कौर, भारत की दिग्गज बैट्समैन हरमनप्रीत कौर ये लीड करेंगे इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम को इन कॉमनवेल्थ गेम। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। तो कॉमनवेल्थ गेम होगा कहाँ? बर्मिंघम में होगा। 28 जुलाई से शुरू होगा, 8 अगस्त को समाप्त होगा। ठीक है, और ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में होता है कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल हिंदी में कहते हैं। बीसीसीआई के द्वारा ये टीम की घोषणा भी कर दी गई है, और बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली। 1928 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अच्छा, कुछ दिन पहले ही एक चर्चा चली थी दोस्तों कि क्या विमेन क्रिकेटर्स को मेन क्रिकेटर की बराबर सैलरी इंडिया में भी देनी चाहिए, क्योंकि एक न्यूज आई थी कि न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने क्या किया, अपने यहाँ के महिला क्रिकेटर्स की और पुरुष क्रिकेटर्स की सैलरी को समान कर दिया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या इंडिया या फिर बाकी देशों को भी ऐसा करना चाहिए था? तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, अपना अपना ओपिनियन बताया था, बहुत अच्छा लगा जान करके। और जी बिल्कुल करना चाहिए, जब हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, बराबरी पर किया जा रहा है, तो क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं?
बस सिर्फ इस वजह से कि इनकी ब्रांड वैल्यू कम है, मतलब इनको एडवर्टाइजमेंट कम मिलते हैं, या फिर विमेन क्रिकेट को के मैच को देखने कम लोग आते हैं तो इनके मैचेस पर कम एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बस सिर्फ इसलिए? ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इनको भी अच्छी खासी सैलरी देंगे, अच्छा खासा प्रमोट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब कि उनको ऐसा नहीं लगेगा कि पुरुष क्रिकेटर से हमें कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन लोग के मैच में ज़्यादा लोग देखने आते हैं तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे आईपीएल वगैरह हो गया या फिर बाकी के मैचेस हो गए, तो उनके मैचेस में ज़्यादा आते हैं ऑडियंस, तो उनके एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा महंगे बिकते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा उनको सैलरी भी मिलती है बीसीसीआई के थ्रू, और हम लोग के यहाँ कम आते हैं तो हम लोग को कम मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन के बाद मैं छठा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। कारण ये है कि पांचवा क्वेश्चन देखा मैंने, वो कुछ खास नहीं था, बकवास क्वेश्चन था, तो और इस चैनल की थीम रही है कि बकवास क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी पीटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और हालांकि अब ये प्राइस इसका बढ़ गया है, 899 हो गया है दोस्तों, और मैंने आपसे जैसे कि बताया भी था कि 899 हो जाएगा। तो इस बैच में आप खासियत ये है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ऑफलाइन पुस्तक पा सकते हो, इसके अलावा डिटेल क्लास नोट्स मिलेगी, डिटेल वीडियो मिलेगी चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर की करंट अफेयर की ई बुक मिलने वाली है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, एग्जाम के पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, 15 फुल प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इनको आप ले सकते हैं, क्रांति बैच यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सारा सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा, यानी इसके बाद कुछ भी कहीं और से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एमजीटी ऐप पर कोर्स अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। एमजीटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और व्हाट्सएप का भी है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। भगवानी देवी को पहले आप देखिए, ये हैं भगवानी देवी, ये 94 ईयर ओल्ड हैं, 94 वर्ष की उम्र में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है, ठीक है ना, वो भी स्प्रिंटर में, मतलब कि वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में भगवानी देवी ने जीता हुआ गोल्ड। रियली मतलब बिल्कुल इंस्पिरेशनल। तो 100 मीटर की दौड़ इन्होंने पूरी करी हुई है 24.74 सेकंड में, और इसमें इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। ये शॉर्ट पुट में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। ये एक्चुअली में अभी वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप फिनलैंड में आयोजित किया गया। ये चैंपियनशिप होता ही है बुजुर्गों के लिए और ज़्यादा एज वालों के लिए, मतलब ये इसमें 35 साल और उससे अधिक उम्र के लोग ही एथलीट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भगवानी देवी डागर जो हैं इंडिया की, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि गोल्ड मेडल भी ले आई। ओके, अगला, और ऐसे कई गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं इससे पहले भी। अगला, हाल ही में एलन मस्क ने किस कंपनी को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की डील को कैंसिल कर दिया है? तो आपको पता होगा दोस्तों, पिछले महीनों में चर्चे में रहते एलन मस्क भैया ट्विटर को खरीदने के लिए। अब ट्विटर को खरीदने के लिए इन्होंने डील तो करी, लेकिन यहाँ पर मामला ये हो गया कि इन्होंने कहा कि आप जो है जितने बॉट हैं आपके यहाँ, मतलब कि जो बॉट मतलब समझते हो ना, कि एक प्रकार से कह सकते हैं रोबोटिक जो यूजर है, मतलब कि जो जेन्युइन यूजर नहीं है, तो जितने भी बॉट यूजर हैं आपके यहाँ, बॉट नाम के जो सब्सक्रिप्शन है बॉट से, तो आप उसका डाटा रिवील करो, कितने % बॉट हैं आपके यहाँ। मतलब आप तो बता रहे हो, जैसे सही बात है, मतलब जैसे कि आपके, जैसे कि मैं ये कहूँ कि मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। अब 5 लाख सब्सक्राइबर में मैं ये भी कहूँ कि जैसे कि इन 5 लाख सब्सक्राइबर में बहुत सारे हैं जो इनएक्टिव हो चुके हैं, या इसमें कुछ ऐसे हैं जो 2-2 आईडी 4-4 आईडी बना करके किए हुए होंगे ऑब्वियस सी बात है, सबके होंगे। तो फिर इसमें अब इनको एग्जैक्टली डाटा ये चाहिए था ट्विटर से कि वो बताए कि कितने बॉट हैं। जब वो बता देगा एग्जैक्ट डाटा, तब ये ट्विटर की डील को ले लेंगे भाई, उतना दाम कम करा लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये मान लो, ये समझते हैं कि 50 बिलियन यूजर हैं ट्विटर के, तो इस हिसाब से ये पेमेंट कर रहे थे, मान लो ये मैं डाटा एक्सपेक्ट वो बता रहा हूँ, एक अनुमान, ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो अब इसमें मान लो 5 बिलियन जो हैं ये बॉट यूजर हैं, तो इस 5 बिलियन का पैसा क्यों देगा भाई एलन मस्क?
तो इन्होंने कहा कि अगर आप एग्जैक्ट डाटा बता दो तो हम उसी के हिसाब से उतना कम करके तो पेमेंट कर देंगे। इनका भी कहना बिल्कुल ठीक था। ट्विटर कहा नहीं, हम नहीं बताएंगे। तो ये डील इन्होंने कैंसिल कर दी। और जो जैसा कि पहले से ही एग्रीमेंट हुआ था, अगर डील कैंसिल होगी तो $1 बिलियन का देना पड़ेगा जुर्माना। और ये चीजें मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले भी। तो $1 बिलियन का जो है ब्रेकअप शुल्क उनको देना पड़ेगा, ठीक है मान लो। लेकिन ट्विटर क्या कर रहा है, कह रहा है कि हम जाएंगे कोर्ट। आपने करी है बड़ी बेइज्जती, और इस बेइज्जती की वजह से शेयर मार्केट में बहुत गिरावट देखने को मिली है ट्विटर के। तो ट्विटर की वैल्यूएशन भी घटी है, तो इसको लेकर के अब जाएंगे कोर्ट। अब यहाँ पर भी ये मीम्स वायरल हो रहे हैं इनके कि अब कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में क्या कहोगे कि हमारी डील कैंसिल कर दिए। तो हमसे पूछेंगे क्यों कैंसिल कर दिए, तो हम बता देंगे कि हमको वोट वाला एग्जैक्ट डाटा नहीं दे रहे थे। तो हमारा भी तो सुना जाएगा। तो फिर या तो तुम एग्जैक्ट डाटा बताओगे कि कितने वोट यूजर हैं या तो तुम कोर्ट में नहीं जाओगे। उल्टा फंसे हैं फिलहाल, एलन मस्क से लगे थे। चलिए, तो ट्विटर के बारे में ये बाकी चीजें हैं। सीईओ पराग अग्रवाल हैं, इससे ज्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो क्वेश्चन अगर समझ में आता हो, अगर ऐसा हो कि एक बार पढ़ो और हमेशा के लिए याद हो जाए, समझ में आ जाए मामला क्या है, तब समझ लो कि वो बेटर क्वेश्चन है। तो इस बात पर आप लोग लाइक कर दिया करो, ठीक है ना, पटाख से। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में जापान द्वारा नारायणन कुमार जी को दोस्तों ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड कॉन्फर्ड टू नारायणन कुमार। तो क्यों नारायणन कुमार जी को दिया गया, क्योंकि ये इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। इंडिया और जापान के रिलेशन को मजबूत करने में इनका अहम रोल रहा है। साथ ही साथ ये चेन्नई स्थित सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो इनको जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। जापान ही दोस्तों वो देश है जिसके अभी पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले की घटना है, बताया गया था आपको। ठीक है, अगला, हाल ही में 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने, तो वो बन गए हैं दोस्तों मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी अहमद दोस्तों ये भारत के फास्ट बॉलर हैं और 150 विकेट इन्होंने सबसे तेजी से पूरा किया हुआ है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मोहम्मद शमी बिकम फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू 150 विकेट 150 ओडीआई विकेट। एक्चुअली में मोहम्मद शमी अहमद ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, अजीत अगरकर का। अजीत अगरकर 97 मैचों में 150 विकेट पूरा किए थे और यहां पर ये 80 मैच खेल करके ही 150 विकेट पूरा कर लिए हैं शमी अहमद ने। अभी रिसेंटली जो मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें इन्होंने 31 रन देकर के 3 विकेट लिए। अच्छा, वहीं पर जसप्रीत बुमराह 6 विकेट लिए थे, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन, मोहम्मद शमी अहमद। अगला, हाल ही में कहां पर संपत्ति कर अनुपालन पर RWA के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। दिल्ली में अभी हाल ही में दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है करंट टाइम के, वीके सक्सेना, इन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है। देखिए यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना लॉन्चेज स्कीम फॉर रिवार्ड RWAs फॉर प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लायंस। देखो इसको समझो, ये सबसे पहले तो RWAs क्या है इसको जान लो। RWA का मतलब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। क्या, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो इसके तहत, इस प्रोत्साहन योजना के तहत ये कहा गया है कि मान लीजिए कि अगर कोई रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, वो प्रॉपर्टी भी में अगर कोई वेस्ट मैनेजमेंट में या फिर बाकी की चीजों में अगर सहभागिता दिखाता है, तो उसको प्रॉपर्टी टैक्स में छूट भी मिलने वाली है। 15% का एक प्रकार से टोटल कलेक्शन का प्रॉपर्टी टैक्स में छूट भी मिल सकता है उसको। इसके अलावा दोस्तों उसको और भी चीजों में बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में अगर वो भागीदारी दिखाता है, सरकार की मदद करता है, सरकार के साथ मिलकर के काम करता है, तो फिर 90% तक के कर संग्रह पर उसे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोत्साहन योजना है, तो फिलहाल RWA के लिए है। RWA का मतलब मैंने आपको बताया, क्या, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। क्लियर है ना बिल्कुल। तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो आप लोग रिवीजन कर लेना वन लाइनर से या फिर क्विज सॉल्व कर लेना, इसका याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मेरा आपसे क्वेश्चन था और मैंने आपसे वादा भी किया था, जो लोग लास्ट डे का डिटेल में आंसर करेंगे उनका नाम मैं आपको बताऊंगा ऐसे टॉप 10 का। तो आज वो नाम भी लेकर के मैं आया हूं। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज वियतनाम में है दोस्तों, बाखलांग ब्रिज है, बाखलोंग ब्रिज। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
स्टैचू ऑफ पीस कहां पर है? स्टैचू ऑफ पीस है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। क्लियर है ना बिल्कुल। अब देखिए ये टॉप 10 नेम हैं जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया था डिटेल के साथ। और सबसे पहले तो महेंद्र हेम्ब्रोम, मुस्कान मनराज, आदर्श, मन्नत, के सुरेश, अमित कुमार, सुहांगी, गोविंदा, संदीप और अमित गौर, ये सभी टॉप 10 हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप लोग भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हो। जल्दी से फटाफट से डिटेल के साथ आंसर करो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आज का क्वेश्चन है, आई एम मलाला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दूसरा, सबसे अधिक बार F1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना, ज्यादा से ज्यादा लिखने का पॉइंट कोशिश करना दोनों क्वेश्चंस में, और जल्द से जल्द आंसर करने का प्रयास करना, ठीक है ना। धीरे धीरे ये चीजें क्या होगी कि जो जल्द से जल्द आंसर करेंगे उन्हीं का लिया जाएगा भाई, तो फिर हो सकता है कि पहले आंसर करने वालों को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाए। फिलहाल इतनी क्विज और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। एमजेटी ऐप पर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वन लाइनर रिवीजन भेजा जाता है और आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हो जाकर के। फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।